स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल से संबंधित जितने भी शासक हुए हैं उन सभी शासकों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। गुप्त काल को हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको गुप्त काल से संबंधित सभी टॉपिक आसानी से याद हो जाए। इससे पहले हम चैनल पर इन सभी टॉपिक से संबंधित वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से इन सभी टॉपिक को देख सकते हैं। इससे पहले गुप्तकाल से पहले आपको इन सभी टॉपिक को देख लेना है ताकि गुप्तकाल के बारे में सभी टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुप्त के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे। इससे पहले हमने कुषाण शासक के बारे में पढ़ा है, तो ये जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह वैश्य थे। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, जो कि कुषाणों के एक सामंत थे। गुप्त शासकों का क्रम देखते हैं तो ये सभी शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें संस्थापक हैं श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और इसके गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं विष्णुगुप्त। तो इन सभी शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुप्त शासक के बारे में, गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी साहित्यिक स्रोतों, अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत देखें तो इसमें है कालिदास की रचनाएं, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र। तो इन सभी साहित्यिक स्रोतों से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा कुछ लेख हैं जैसे प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख, ताम्रपत्र लिखे गए हैं जो उनके माध्यम से पता चलता है। और गुप्तकालीन सिक्के हैं, जो ये सिक्के हैं इनसे भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ विदेशी यात्री भारत यात्रा करने आए थे गुप्त काल के दौरान, उनके द्वारा लिखे गए विवरण से भी हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और ये है फाहियान और ह्वेनसांग। तो चलिए अब हम गुप्त काल के बारे में देखते हैं। इसके संस्थापक हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है और इनका जो समय है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच है। दूसरे शासक आते हैं घटोत्कच। इनका समय है 280 ईस्वी से 319 ईस्वी के मध्य। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासन समय है 319 से 335 ईस्वी के मध्य। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था। तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब किया था? 319 ईस्वी में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। इनका जो समय है ये 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य। ये कुमार देवी के पुत्र थे। इसने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार आप इस चित्र मैप में देख सकते हैं कि इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति, जैसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इसकी रचना किया था। अशोक के द्वारा निर्मित इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख मुख्यतः कौशाम्बी में स्थित था। इस प्रयाग प्रशस्ति के जो अभिलेख जिसपे लिखा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो ये इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है, मुख्यतः ये कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया तथा स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बीरबल का भी इस पर उल्लेख है। तो ये भी ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया है। तो समुद्रगुप्त से संबंधित आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। ये समुद्रगुप्त के समय के सिक्के हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये सभी सिक्के समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। और ये प्रयाग प्रशस्ति आप चित्र में देख सकते हैं जिसपे अभिलेख जो कि खुदा हुआ है। और ये भी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो इलाहाबाद में स्थित है।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इनका समय है 375 से 415 ईस्वी के मध्य। उसके बाद अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना, जिसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। यहाँ पे आप इस चित्र में ये मेहरौली का लौह स्तंभ देख सकते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। इस पे अभी तक भी जंग नहीं लगा है। और इसमें जो ये लेख लिखा हुआ है, ये नीचे आप ये लेख देख सकते हैं लौह स्तंभ में। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के सिक्के हैं, तो ये सिक्के भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर घोड़ों पर बैठ के इसके चित्र इसमें बनाया गया है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 विद्वान थे उनके दरबार में, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है, ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घट खरपर, वर रुचि, अमर सिंह, वराह मिहिर और कालिदास। इनके बारे में देखते हैं तो धन्वंतरी ये आयुर्वेद के ज्ञानी थे। छपड़क ये विद्वान नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे। शंकु ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण। बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। घट खरपर ये कवि थे। वर रुचि व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह कौशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। वराह मिहिर ये खगोल वैज्ञानिक थे। और कालिदास संस्कृत के ये महान कवि थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले 9 विद्वान हैं जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कुमारगुप्त। इनका समय है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के मध्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये चित्र में नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ अवशेष हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। इनका समय है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के मध्य। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। हूणों का प्रथम भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था तथा हूण स्कंदगुप्त के हाथों परास्त हुए थे, यानी पराजित हुए थे। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। सुदर्शन झील के बारे में हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये वही सुदर्शन झील है। एरण अभिलेख 510 ईस्वी में इसमें लिखा गया था। से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है और एरण अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, तो अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। पहला है ईंटों से निर्मित भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें जो भगवान है वो है विष्णु भगवान की फोटो है इसमें। ये मंदिर आप देख सकते हैं कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी उत्तर प्रदेश में है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मंदिर आप किस प्रकार से बना हुआ है ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट है तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और अगला है भूमरा का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सभी मंदिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित हैं, क्योंकि इसका जो केंद्र था गुप्त काल का ये इसी के आसपास था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं गुप्तकालीन रचनाएं एवं उनके लेखक। पहले देखते हैं कालिदास की सभी रचनाएं। तो टोटल 7 रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार। तो ये कालिदास से संबंधित सभी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विशाख दत्त, इनकी 2 रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट है शूद्रक, इनकी रचना है मृच्छ कटिकम। अमर सिंह की है अमर कोश, भरत मुनि की है नाट्य शास्त्र, वात्स्यायन की है कामसूत्र, विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, कामंदक की है नीति सार। तो ये सभी लेखक और उनकी रचनाएं आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं गुप्तकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई गुप्तकाल के समय में देश थी और देश के जो प्रमुख होते थे, यानी देश का जो शासक होता था उसे गोनपा कहा जाता था।
और इससे छोटा होता था। देश के अंदर कई सारे भुक्त थे और भुक्त का जो शासक होता था प्रमुख वो उपरिक कहलाता था। और भुक्त के अंदर कई सारे विषय होते थे, यानी सबसे बड़ा देश होता था, उसके अंदर भुक्ति आता था, उसके अंदर विषय आता था, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा ग्राम होता था। तो जो विषय का प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते हैं, और विषय से छोटा होता है ग्राम, ग्राम का प्रमुख ग्रामी कहलाता था। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भू राजस्व ही राज्य का मुख्य साधन था तथा भू राजस्व कुल आय का 1/4 से 1/6 हिस्सा होता था। लेकिन जो मुख्यतः होता था ज्यादातर वो 1/6 ही माना जाता है। तो आपको एग्जाम में अगर दोनों दिया हो तो 1/6 ही टिक करके आना है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानते थे। इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी 4 वर्गों में विभाजित था। गुप्त काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से होता था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। ताम्रलिप्ति ये बंदरगाह का नाम है जो कि बंगाल में स्थित है। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय है। इन्होंने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया है। तो सबसे अधिक ग्राम अनुदान किसने दिया है? तो गुप्त वंश के शासकों ने दिया है, मंदिरों को और ब्राह्मणों को। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। अप्रहत क्या होता है? तो ये एक शब्द है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये होता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। अब देखते हैं हम वाकाटक वंश के बारे में, क्योंकि जब गुप्त वंश का शासन चल रहा था, गुप्त वंश का एरिया आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ये गुप्त वंश का एरिया है। इसी के समय यहाँ पे मध्य भारत के आसपास में दक्कन के एरिया में एक वाकाटक साम्राज्य था जिससे इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुख्य शासक नहीं हुए हैं इसमें। विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीर बराबर यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। तो वाकाटक के पहले इस स्थान पे सातवाहन वंश का शासन था, जो हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवर सेन प्रथम शासक हुआ। इसने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो यहाँ पे वाकाटक के एक सम्राट थे, ये थे रुद्रसेन द्वितीय। इन्हीं से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन व दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने ही वाकाटक साम्राज्य का शासन संभाला। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने उस समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था, क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये इनके नाना थे और इन्हीं के समय में कालिदास थे। तो ये अपने पुत्री के यहाँ पे इन्हें भेजते हैं कालिदास को। तो ये यहाँ पे निवास करते हैं वाकाटक साम्राज्य में प्रवर सेन द्वितीय के समय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। यहाँ पे वाकाटक साम्राज्य भी आप देख लीजिए, मैप में काफी विस्तार था इसका, दक्कन के एरिया में था ये। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो ये किया था शकों के उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन ए सही है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, तो इसे कहते थे दीनार। ऑप्शन ए सही है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा है कालिदास ने। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये है भानुगुप्त से। ऑप्शन डी सही है।
गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था तो ये था नालंदा। ऑप्शन सी सही है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो ये थे श्रीगुप्त। ऑप्शन सी सही है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसके विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है तो ये कहा है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज क्या था तो ये था गुप्त काल का समय। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था तो ये किया था अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन ए सही है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी तो ये हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन सी सही है। और सती प्रथा भी गुप्त काल से ही शुरू हुआ है तो इसमें ऑप्शन सी सही है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।